हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। कल जो मैंने सीरीज चलाई थी उसका आज दूसरा दिन है, जिसमें हम पढ़ेंगे एईडीओ और बीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ना आपको एडीओ बल्कि बीपीएससी के 72वें प्रीलिम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हिस्ट्री से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा रेड। राइट आंसर लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ऑप्शन ए है 600 वर्ष, ऑप्शन बी है 700 वर्ष, ऑप्शन सी है 800 वर्ष, ऑप्शन डी है 900 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 900 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वैदिक काल से निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है घोषा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है अपाला, ऑप्शन डी है विश्ववारा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्गा। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद में सूत्र या मंत्रों की त्रष्टा स्त्रियां हैं। अंत इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक है, ना कि ऋग्वैदिक युग की। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका जो आंसर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है वैशाली। ये 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2023 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगीर। इसका संक्षिप्त विवरण क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहदत्त था। कौन था दोस्तों? मगध का पहला राजवंश कौन था? बृहदत्त था, बृहदत्त वंश था। बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको सुनने में कोई कठिनाई ना हो। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 10वां मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है?
ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी है सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। ये बीपीएससी 14th में पूछा गया है 1995 में, 1995 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऋग्वेद है। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं, इसका संक्षिप्त देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेख है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट नोटेड करने वाला है। इसका रचनाकार जो है विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यह सावृत सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ठीक है। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में और ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। ये बीपीएससी 39 प्रीलिम्स में पूछा गया, 1994 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चंस आ सकता है कहीं से भी दोस्तों, तो इसलिए क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें। एग्ज़ाम बीपीएससी की बहुत पुरानी से पुरानी, बहुत प्रीवियस ईयर पूछ लेता है। सबको माइंड में रखें और ये जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ इसको कंटिन्यू देखने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समान, धर्मशास्त्र के समय में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 9000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है प्राय 12000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 6000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई भी हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने जो कहा बस वही हो गया। देखिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था वो इनमें से, इन ऑप्शनों में से कुछ भी नहीं है। तो इसका संक्षिप्त देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसका संक्षिप्त। इसका राइट आंसर वहाँ से पता चल जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। किन लोगों ने किया था? हित्ती नामक जाति। किस जाति ने? हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग जो है वो प्रारंभ किया था। सबसे पहले उन्होंने ही लोहे का प्रयोग किया था। इसके तत्पश्चात ही विश्व में अन्य देशों में इसका प्रचलन शुरू हुआ। इसकी तिथि क्या है? तो इसकी तिथि जो है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित है। लोहे की जब शुरुआत हुई तो 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित हुई थी, उस समय ही हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोगजाकोई का महत्व इसलिए है कि बोगजाकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ऑप्शन बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है, और ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, और ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का निर्माण मिलता है, वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, देवी देवताओं का वर्णन मिलता है।
बौद्ध धर्म से है फिर दोस्तों क्वेश्चन, आगे बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म, क्वेश्चन नंबर 1 है बौद्ध धर्म से, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लुम्बिनी में। इसे याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका संक्षिप्त विवरण पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं रहे तो कम से कम ये क्वेश्चन माइंड में रहे, ताककि इससे सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। इसे देख लेते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया विहार में वैशाख पूर्णिमा की रात, किस रात? वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, यानी कि इनका जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ हुआ था? सारनाथ में इन्हें प्रथम उपदेश मिल गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ। कहाँ निधन हुआ उनका दोस्तों? कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बौद्ध धर्म से। महात्मा बौद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। इसका राइट आंसर सारनाथ में हो जाएगा, इसका कोई भी ये नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? हम आपको एक क्वेश्चन को डबल बार रिपीट करके बोल रहे हैं, ताकि आपके माइंड में वो क्वेश्चन याद हो जाए, रिमेंबर रहे, एकदम कंठस्थ याद रहे, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आ जाए तो आप उसको तुरंत टिक आउट कर दें। ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है सिमंदर स्वामी, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ स्वामी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। आइए इसका संक्षिप्त विवरण इसमें संक्षिप्त विवरण भी नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, यानी कि इसे मिलान करना है। तो इसे हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, जन्म का लुम्बिनी हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का बोध गया हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 1, यानी कि प्रथम प्रवचन का 1 हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, और 4 का 4 हो जाएगा, निधन का कुशीनगर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
चतुर्थ नहीं हुई थी, नहीं की गई थी, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी बिहार में हुई थी, लेकिन चतुर्थ यहाँ नहीं हुई थी, बिहार में नहीं हुई थी। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर, आधुनिक राजगीर के पास सप्तपर्णी गुफा में नाम कितना ये देख लें, सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी द्वितीय बौद्ध संगति प्राचीन वैशाली नगर में। द्वितीय जो है प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली नगर में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? किस नगर में किया गया था? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगृह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है महाकाश्य, ऑप्शन सी है संघरक्ष और ऑप्शन डी है पार्श्वक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाकाश्यप। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है कनगनहल्ली, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स की हुई थी उसमें पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी क्वेश्चन नहीं है, तो इसे रिमेंबर रखें, इसे याद रखें, याद रखने की कोशिश करें। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? फिर से मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगृह और ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है कनंगहल्ली, ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देख लेते हैं। ऑप्शन राजगीर में, ऑप्शन बी है गया में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है राजगृह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। अशोघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन आशयों पर सम्यक विचार किया गया था और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखा था। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की समाप्ति
साप्तपर्णी गुफा में इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता में महाकाश्यप ने ही की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कलाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सावकमीर शर्वकामनी थे। क्या नाम था? शर्वकामनी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है काला अशोक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 66वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में मगध है, ऑप्शन बी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर और ऑप्शन डी है राजगृह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं। सिंधली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मेघलिपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है बोध गया और ऑप्शन डी है दोस्तों पाटलिपुत्र। ये 53, 55 बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है बोध गया में और ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है कपिलावस्तु में। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुशीनगर में। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलावस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। ये नया नाम है, कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य में, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था? तो वो कौन सा राज्य है? कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रेषणजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्टता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर, काशी, मल्लार गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की
अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है बौद्ध, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है अहिंसा पर जोर, ऑप्शन बी है जाति विहीन समाज, ऑप्शन सी है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, और ऑप्शन डी है स्तूप की पूजा। ये बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तृतीय ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी है पंचम, ऑप्शन डी है षष्टम। इसमें राइट आंसर नहीं दिया हुआ है दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया है। आइए हम लोग संक्षिप्त के माध्यम से देखते हैं क्या इसका राइट आंसर क्या है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था। हेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को सातवीं यानी कि षष्ठी उसमें लिखा हुआ, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ षष्टम, तो ये सातवीं, षष्टम का मतलब सातवीं होता है। 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कोई और वृक्ष रोपित हुआ और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। ये 1662 बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए है 515 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व ईस्वी, ऑप्शन बी है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, ऑप्शन डी है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। चीनी यात्री शुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्राप्ति के साथ चीन लौटा था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ऑप्शन डी है हर्ष। ये 44 बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ऑप्शन ए है कैंडिय एवं
कालदेव, देवल ऑप्शन बी है आनंद एवं अश्वघोष, ऑप्शन सी है अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर दिया ही नहीं है। इसका संक्षिप्त में देख लेते हैं, शायद मिल जाए। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदित है। इसी आधार पर उनके अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित किया है। इसमें नहीं है शायद दोस्तों इसका राइट आंसर 21 का। 22 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है वेदों की प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी है आत्मदमन, ऑप्शन डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मदमन। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं फटाफट से। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं, बल्कि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्थ, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया, यानी कि आर्य में भी हुआ है और बौद्ध में भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी है जैन धर्म का, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म का, ऑप्शन डी है तंत्र का। तो ये इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बुद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। नालंदा जो है बौद्ध विहार को दान दिया गया था और बाद में बुद्धगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। यहाँ पर से दोस्तों बौद्ध धर्म का चैप्टर क्लोज हो गया। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप सीरीज़ को आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।